भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का डेफिनेशंस इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में डिफाइंड है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आई रिपीट, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डिफाइंड सेक्शन 2(1)(a) में। ये डेफिनेशंस न्यू डेफिनेशन है BNSS में, ये CRPC में ये डेफिनेशन नहीं था। सेक्शन 2(1)(a) बताता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। समझाता नहीं है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, बल्कि बताता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये कहता है कि ये ऐसी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो कम्युनिकेशन डिवाइस होंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या पर्पस आना चाहिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पर्पस आना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पस के लिए जो कम्युनिकेशन डिवाइस होगा उसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहा जाएगा, या उसका पर्पस हो ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। किसी को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें जो प्रोसेस होगा, रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस, उसमें जो काम आएगा वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उसे कहा जाएगा। या सर्च एंड सीजर के काम जो आए, या एविडेंस के काम जो आए, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ट्रांसमिशन में जो काम आए उसे कहा जाएगा, मतलब उसे इंक्लूड किया जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, ठीक है। तो ये था सेक्शन 2(1)(a) ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेल। बेल डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(b) में। सेक्शन 2(1)(b) कहता है कि बेल का मीनिंग क्या होता है। कहता है बेल का मतलब होता है किसी भी पर्सन को रिलीज कर देना। फर्दर कहता है कि पर्सन को रिलीज कर देना और वो पर्सन एक्यूज्ड हो एक ऑफेंस के लिए, कि उसने किसी ऑफेंस को कमिट किया है और ऑफेंस कमिट किया है, उसको रिलीज करना है। कहाँ से रिलीज करना है? कस्टडी में। और वो कस्टडी लॉ का हो, यानी लीगल कस्टडी हो, इलीगल कस्टडी कस्टडी से कस्टडी लीगल कस्टडी हो। और उसके ऊपर कुछ कंडीशन भी लगाया जा सकता है। और कंडीशन लगाएगा कौन? या तो पुलिस ऑफिसर लगाएगा या कोर्ट लगाएगा, ठीक है, ऑफिसर या कोर्ट। और ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन, और वो जो पर्सन होगा वो या तो बॉन्ड का एग्जीक्यूशन करेगा या बेल बॉन्ड का एग्जीक्यूशन करेगा। और ये जो बेल है ये न्यूली डिफाइंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। CRPC में ये डिफाइंड नहीं था। नेक्स्ट डिफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(c) में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2(1)(c) में डिफाइंड है। और CRPC की बात की जाए तो CRPC के सेक्शन 2(a) में, यानी फर्स्ट डेफिनेशन बेलेबल ऑफेंस है 2(a) में CRPC के, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2(1)(c) कहता है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स ऐसे ऑफेंस होते हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है और उसमें शोन है कि वो बेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस मेंशन है, उसके बारे में बताया गया है कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो वैसे ऑफेंसेस जो मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल, उन्हें बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा। या कोई और भी जो कानून है, CRPC के अलावा कानून है, लॉ है, उसमें अगर मेंशन है कि वो ऑफेंस बेलेबल है तो उसे माना जाएगा कि वो बेलेबल ऑफेंस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब कोई भी अदर ऑफेंस, यानी जो बेलेबल नहीं है उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा। अगला डिफिनेशन है बेल बॉन्ड, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(d) में, एंड बॉन्ड डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(e) में। ये दोनों डिफिनेशंस को हम लोग साथ साथ में समझेंगे। ये दोनों डिफिनेशंस बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड, ये CRPC में डिफाइंड नहीं है, ये न्यूली डिफाइंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आइए सबसे पहले बेल बॉन्ड को देखते हैं, जो कि सेक्शन 2(1)(d) में है। बेल बॉन्ड कहता है कि बेल बॉन्ड मीन्स एक अंडरटेकिंग होता है किसी को रिलीज करने के लिए विथ श्योरिटी, मतलब श्योरिटी के साथ में, श्योरिटी चाहिए होगा। बेल बॉन्ड में श्योरिटी चाहिए होगा। लेकिन वहीं बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड या कोई अंडरटेकिंग रिलीज करने के लिए, और यहाँ पर श्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। डिफरेंस यही है, बेल बॉन्ड में श्योरिटी चाहिए एंड बॉन्ड में श्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। बेल बॉन्ड 2(1)(d) में एंड बॉन्ड 2(1)(e) में। बेल बॉन्ड में रिलीज करने के लिए श्योरिटी चाहिए, बॉन्ड में पर्सन को रिलीज करने के लिए श्योरिटी नहीं चाहिए। अगला डिफिनेशन है चार्ज। चार्ज डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(f) में। और CRPC की बात की जाए तो CRPC में डिफाइंड है 2(b) में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड है चार्ज सेक्शन 2(1)(f) में। ये डिफिनेशन है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, यानी जो आरोप लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी के ऊपर मर्डर का आरोप है, मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, तो मर्डर लगा हुआ है, किडनैपिंग लगा हुआ है, या कुछ और भी अदर लगा हुआ है, डिफेमेशन लगा है, कोई भी और 3-4 चार्जेस एक साथ लगे हुए हैं। तो जो भी हेड है, ये चारों अलग अलग कैटेगरी ये चार्ज होंगे, और चारों एक साथ मिला के जो लिखा हुआ है वो भी चार्ज ही होगा। कह रहा है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन, ठीक है। यानी मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, डिफेमेशन हो गया,
या कोई भी अदर चार्जेस हो गया, सब पर इंडिविजुअली चार्ज है और कलेक्टिवली भी चार्ज ही है, ये सेक्शन 2(1)(f) कहता है। अगला डिफिनेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(g) में और सीआरपीसी की बात की जाए तो सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड था सेक्शन 2(c) में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफिनेशन कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऐसा ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहिए या कॉग्निजेबल केस कहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस ऐसा ऑफेंस या ऐसा केस होता है जहां पर पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के तहत में या कोई भी अदर लॉ के तहत में एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल भाषा में समझिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होंगे जहां पर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेक्शन 2(1)(g) में डिफाइंड है कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट डिफिनेशन है कंप्लेंट। कंप्लेंट डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(h) में और सीआरपीसी की बात की जाए तो सीआरपीसी में डिफाइंड था सेक्शन 2(d) में। कंप्लेंट कह रहा है कि कंप्लेंट मतलब होता है कोई भी एलिगेशन। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन, कोई भी आरोप किया, अगला ने मर्डर किया है, अगला ने कुछ भी किया है, जैसे किडनैपिंग कर लिया है, तो ठीक है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। एलिगेशन करना है और वो एलिगेशन कैसा हो सकता है, ओरली हो सकता है, मौखिक यानी केवल मुंह से बोला जा सकता है, या रिटन लिख के भी दिया जा सकता है। एलिगेशन ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। और किसको करना है, कंप्लेन किसको देना है, तो कंप्लेन मजिस्ट्रेट को करना है। एलिगेशन मजिस्ट्रेट साहब को देना है, बताना है कि कोई पर्सन ने ऐसा किया है, मजिस्ट्रेट साहब को। और व्यू क्या रहना चाहिए, व्यू रहना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट होंगे वो एक्शन लेंगे अदर पर्सन के अगेंस्ट में, ये संहिता के अंदर में, कि कोई सम पर्सन जिसके बारे में हमें पता है या नहीं पता, यानी जो इन्फॉर्म कर रहा है उसे उस पर्सन के बारे में पता हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। जैसे मेरे घर में चोरी होगी तो कौन किया है हो सकता है हमें पता हो, या कौन किया है नहीं भी पता हो सकता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। लेकिन कंप्लेंट के डेफिनेशन में पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगा, यानी पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं कहा जाएगा। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ दिया कि क्या पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट कहा जा सकता है, तो नो, पुलिस रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। देखिए, मान लेते हैं किसी पुलिस ऑफिसर के पास केस आया, रिपोर्ट, तो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया और एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर को पता चला कि जो ऑफेंस कमिट हुआ था वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो ऐसे केस में वो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है और रिपोर्ट तैयार किया है, उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट माना जाएगा, यानी उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा, और जो वो रिपोर्ट तैयार किया है उसको कंप्लेंट माना जाएगा। कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेंट कर रहा है, और कंप्लेंट मतलब जो एलिगेशन है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है उसको कंप्लेंट माना जाएगा और उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। ये था सेक्शन 2(1)(h) कंप्लेंट। नेक्स्ट डिफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(i) में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2(1)(i) में, और सीआरपीसी में ये डिफाइंड नहीं था, ये न्यूली डिफाइंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, सेक्शन 2(1)(i) इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि या तो रिटन हो सकता है या वर्बल हो सकता है। वर्बल यानी मौखिक, मुंह से केवल, या पिक्चर के फॉर्म में, जैसे ये एक पिक्चर हो गया, पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, या किसी वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। जैसे आप ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये वीडियो का एक फॉर्म हो गया, तो ये कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होगा जिससे ट्रांसमिट किया गया हो या ट्रांसफ़र किया गया हो। ट्रांसमिट एंड ट्रांसफ़र में क्या अंतर होता है, ट्रांसफ़र में दो पर्सन होता है, हम किसे भेज रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को कुछ भेजते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो गया, आपको पता है कि हम किससे भेज रहे हैं। लेकिन ट्रांसमिट का मतलब पता नहीं होता है, जैसे हम वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे तो हमें पता नहीं है कि इससे कौन कौन देखेगा, किस किस देश में देखा जाएगा, तो इसे ट्रांसमिट कहा जाएगा। कहाँ तक पहुँचेगा वीडियो हमें नहीं पता है, लेकिन ट्रांसफ़र में किसको हम भेज रहे हैं वो पता रहता है। तो यही डिफरेंस है ट्रांसमिट एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो या तो ट्रांसमिट किया गया हो या ट्रांसफ़र किया गया हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, या एक पर्सन से डिवाइस को भेजा गया हो, या किसी डिवाइस से दूसरे पर्सन को भेजा गया हो। और किस चीज़ से भेजा गया हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भेजा गया हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या कोई भी अदर वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, या कंप्यूटर हो गया, या ऑडियो वीडियो प्लेयर हो गया, या कैमरा हो गया, या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट डिफिनेशन है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिफाइंड है सेक्शन 21J में, और सीआरपीसी में हाई कोर्ट डिफाइन था सेक्शन 2E में। और डिफिनेशन सेम ही है, मतलब अभी तक का जो भी डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं या अब आगे देखेंगे इस वीडियो में, सारा डिफिनेशन सीआरपीसी का या इस न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी डिफिनेशन है सारा सेम ही चीज़ है। अगर कहीं कुछ डिफरेंस भी रहा तो हम आपको वीडियो में बता देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ चीज़ें 99% चीज़ें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेम है। तो हाई कोर्ट डिफाइंड है, कह रहा हाई कोर्ट 3 कंटेक्स्ट में डिफाइंड है। एक स्टेट के कंटेक्स्ट में डिफाइंड है, दूसरा यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में डिफाइंड है जिसके बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट है, और दूसरा ऐसे यूनियन टेरिटरी जिसका हाई कोर्ट के बारे में मेंशन नहीं है। तो वहाँ पे हाई कोर्ट का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में हाई कोर्ट का मतलब हुआ वैसा हाई कोर्ट जो उस स्टेट के बारे में मेंशन है। जैसे बिहार का हाई कोर्ट के बारे में बात की जाए तो बिहार का हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है, मेंशन है कि पटना हाई कोर्ट बिहार का हाई कोर्ट है। तो ये हो गया स्टेट के कंटेक्स्ट में। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी में अपना कोई हाई कोर्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट किसे माना जाएगा? तो वहाँ के हाई कोर्ट में उस स्टेट के हाई कोर्ट को माना जाएगा जिस स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसका जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही है। कैसे एक्सटेंड किया गया है कि कोई भी चीज़ लॉ के द्वारा किया जाता है, एक्ट लाया जाता है, लेजिस्लेशन लाया जाता है। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के सेक्शन 29 के तहत में चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसका जो हाई कोर्ट होगा वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट होगा। सिमिलरली दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली का अपना ही हाई कोर्ट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। मतलब जो भी यूनियन टेरिटरी हम आपको लिस्ट बता दे रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैलकाटा हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो केरला हाई कोर्ट है, केरला स्टेट का है लेकिन लक्षद्वीप का भी है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसका हाई कोर्ट हो जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट। पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। लद्दाख का एक जो कि यूनियन टेरिटरी है, इसका हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोई भी अदर यूनियन टेरिटरी जिसके बारे में हाई कोर्ट का मेंशन नहीं है कि किस स्टेट का होगा। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट उस टेरिटरी का हाईएस्ट जो क्रिमिनल अपील का जो कोर्ट होगा, क्रिमिनल अपील का हाईएस्ट कोर्ट जो होगा उससे माना जाएगा कि वो हाई कोर्ट है। लेकिन वो क्रिमिनल अपील हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा जो भी उस टेरिटरी का हाईएस्ट क्रिमिनल अपील कोर्ट होगा उसे यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन है इंक्वायरी। इंक्वायरी डिफाइंड है सेक्शन 21K में, और सीआरपीसी में इंक्वायरी डिफाइंड था सेक्शन 2G में। सेम डिफिनेशन है वर्ड बाय वर्ड। कह रहा है इंक्वायरी मतलब क्या होता है? इंक्वायरी मतलब एवरी इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी हो, लेकिन वो ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल के अलावा जो भी इंक्वायरी होगा वो इंक्वायरी होगा, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा ट्रायल के अलावा उसे इंक्वायरी कहा जाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है सेक्शन 21L में, सीआरपीसी में डिफाइंड था सेक्शन 2H में। सेम डिफिनेशन है, बस अंतर यह है कि सीआरपीसी में एक्सप्लेनेशन नहीं था लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया। एक्सप्लेनेशन क्या था हम बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। सेक्शन 21L कहता है कि इन्वेस्टिगेशन मतलब ऐसे प्रोसीडिंग होते हैं जिसका मकसद हो एविडेंस को कलेक्ट करना। ठीक है, पर्पस हो कलेक्शन एविडेंस, जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है या कोई भी अदर पर्सन के द्वारा जो मजिस्ट्रेट के द्वारा एम्पावर्ड हो, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको परमिशन मिला हो। लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है, यानी जो एनी अदर पर्सन है उसमें मजिस्ट्रेट नहीं आएंगे। तो पूछा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर सकता है या कोई भी अदर पर्सन कर सकता है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथोराइज्ड हो, लेकिन उसमें मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन न्यूली जो ऐड किया गया है, कह रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट, मान लेते हैं कि कोई स्पेशल एक्ट बनाया गया है, जैसे ये सीआरपीसी हो गया या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, ये जनरल लॉ हो गया। कोई स्पेशल एक्ट बनाया गया है, उसमें कोई स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो और वो इनकंसिस्टेंट है ये BNSS के, तो ऐसे सिचुएशन में उस स्पेशल एक्ट में जो प्रोविज़न होगा वो प्रोविज़न ही प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइंड है सेक्शन 21M में।
सीआरपीसी में डिफाइन था सेक्शन 2I में, सेम डेफिनेशन है, मतलब वर्ड बाय वर्ड सेम चीज़ है सीआरपीसी में भी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी। कहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग ऐसा प्रोसीडिंग होता है जो जहाँ पर एविडेंस लिया जा सके ओथ में, ठीक है, एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ, तो ऐसे प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन डिफाइंड एज सेक्शन 2(1)(n) में, और सीआरपीसी की बात की जाए तो सीआरपीसी में डिफाइंड एज सेक्शन 2(j) में। लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब ऐसा जुरिस्डिक्शन जहाँ पर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा पावर एक्सरसाइज किया जा सके उस एरिया में, तो उस एरिया को लोकल जुरिस्डिक्शन कहा जाएगा। वो जो लोकल एरिया होगा वो उसका कितना एरिया होगा, वो या तो पूरा स्टेट होगा या स्टेट का कुछ हिस्सा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, बताएगी कि वो लोकल एरिया कौन सा है जहाँ पर कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा पावर, उसी को लोकल जुरिस्डिक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(o) में, और सीआरपीसी में डिफाइंड था सेक्शन 2(l) में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल केस हो, नॉन इसका मतलब ऐसा केस या ऐसा ऑफेंस जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होगा, यानी बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकती है, वैसे ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(p) में, और सीआरपीसी में नोटिफिकेशन डिफाइंड था सेक्शन 2(m) में। कह रहा है कि नोटिफिकेशन मतलब ऐसा नोटिफिकेशन जो कि पब्लिश किया गया हो ऑफिशियल गैजेट में, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल गैजेट हो गया। तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश जो किया जाता है उसे ही नोटिफिकेशन माना जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत में। नेक्स्ट डिफिनेशन है ऑफेंस। ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(q) में, और सीआरपीसी में डिफाइंड था ऑफेंस सेक्शन 2(n) में। ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन, एक्ट मतलब कुछ किया गया, ओमिशन मतलब कुछ नहीं किया गया, जहाँ पे ड्यूटी था करने का लेकिन किया नहीं गया, वो ओमिशन हो गया। तो ऑफेंस मतलब ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल हो, लॉ बताता हो कि अगर ये काम कोई करेगा, एक आदमी किसी दूसरे आदमी का मृत्यु करेगा तो उसको मर्डर कहा जाता है, और मर्डर एक ऑफेंस है, ठीक है, एक्ट हो गया। सिमिलरली कोई ओमिशन हो गया जो कि पनिशेबल है लॉ के द्वारा, उसे ऑफेंस कहा जाएगा। और ऑफेंस के डिफिनेशन में इंक्लूड होगा कोई भी ऐसा कंप्लेंट जो कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 के अंदर में कंप्लेंट किया गया हो, उसे भी ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(r) में। सीआरपीसी में डिफाइन था सेक्शन 2(o) में। कह रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में वैसे ऑफिसर इंक्लूड्स होंगे जो, अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एब्सेंट है स्टेशन हाउस से, यानी पुलिस स्टेशन से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एब्सेंट है। एब्सेंट का रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो वो बीमार है, इल है, या शादी में गया हुआ है, या छुट्टी पर गया हुआ, कोई भी अदर रीज़न हो सकता है, और वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता है अगर नहीं है वहाँ पर, एब्सेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी अदर पुलिस ऑफिसर जो उस पुलिस के उस इंचार्ज ऑफिसर के रैंक के नीचे का हो, उसे कहा जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। लेकिन वो जो नेक्स्ट ऑफिसर होगा वो कांस्टेबल से ऊपर होगा, कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होगा, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि कोई पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर ऑफिसर को कोई पार्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उस ऑफिसर को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन है प्लेस। प्लेस डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(s) में। सीआरपीसी में प्लेस डिफाइंड था सेक्शन 2(p) में। कह रहा है कि प्लेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, समझा नहीं रहा प्लेस क्या होता है, लेकिन बता रहा है कि प्लेस में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। प्लेस में हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल या वेसल, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी प्लेस में। नेक्स्ट डिफिनेशन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(t) में, और सीआरपीसी में डिफाइंड था सेक्शन 2(r) में। सेम डिफिनेशन है, वर्ड बाय वर्ड सेम है। कह रहा है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब ऐसा रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया गया है अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 193 क्या है? सेक्शन 193 का टाइटल है
रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया है और वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कराया गया है, उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(u) में और सीआरपीसी में डिफाइंड था सेक्शन 2(s) में। सेम डेफिनेशन है। कह रहा है कि पुलिस स्टेशन का मतलब ऐसा पोस्ट या ऐसा प्लेस होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, नोटिफाई कराया गया है कि वो पोस्ट या वो प्लेस को पुलिस स्टेशन कहा जाएगा, और इसमें कोई भी लोकल एरिया को इंक्लूड किया जा सकता है पुलिस स्टेशन में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(v) में। सीआरपीसी में डिफाइंड था पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 2(u) में, एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(v) में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब ऐसा पर्सन जो कि सेक्शन 18 के तहत में अपॉइंट हुआ है। सेक्शन 18 बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, तो सेक्शन 18 के तहत में जो भी पर्सन अपॉइंट हुए हैं उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कोई भी अदर पर्सन भी इंक्लूड हो जाएगा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है। नेक्स्ट, सब डिवीज़न डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(w) में। सीआरपीसी में डिफाइंड था ये सेक्शन 2(v) में। सब डिवीज़न का मतलब हुआ किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न। नेक्स्ट डेफिनेशन है समन्स केस। समन्स केस डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(x) में और सीआरपीसी में डिफाइंड था सेक्शन 2(w) में। समन केस कहता है कि समन केस मतलब ऐसा केस जो कि रिलेट करता है ऐसे ऑफेंस से जो कि वारंट केस ना हो, यानी तो वारंट केस क्या होता है वो हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। तो यानी समन केस कहता है कि समन केस ऐसे केस होते हैं जो वारंट केस ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है विक्टिम। विक्टिम डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(y) में। सीआरपीसी में डिफाइंड था सेक्शन 2(w)(a) में। (w)(a) में डिफाइंड है क्योंकि (w)(a) इंसर्ट करके लाया गया है। ओरिजिनली 1973 में नहीं था, बाद में इंसर्ट करके लाया गया सीआरपीसी में, तो इसलिए 2(w) है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विक्टिम डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(y) में। विक्टिम का मतलब ऐसा पर्सन होता है जो कि लॉस सफ़र किया है, लॉस सस्टेन किया है, या उससे किसी प्रकार का इंजरी हुआ है। और कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा हुआ है, क्योंकि एक्यूज्ड पर्सन ने कुछ एक्ट किया है या कुछ ओमिशन किया है, कुछ किया है या कुछ नहीं किया है जो कि उसका ड्यूटी था करने के लिए, ठीक है। और विक्टिम के डिफिनेशन में वो पर्सन को भी विक्टिम कहा जाएगा जो उस विक्टिम के गार्जियन हैं या लीगल एयर हैं, उन्हें भी विक्टिम कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है वारंट केस। वारंट केस लास्ट डेफिनेशन है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(z) में, और सीआरपीसी में ये डिफाइंड था सेक्शन 2(x) में। वारंट का केस का मतलब ऐसा केस, ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल हो, या तो डेथ का, या उसका पनिशमेंट हो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या उसका पनिशमेंट हो ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल से ज़्यादा हो। यानी 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट किसी ऑफेंस का पनिशमेंट है तो उसे वारंट केस कहा जाएगा। और समन केस क्या होगा? इसके अलावा जो केस होगा वो समन केस कहलाएगा। फर्दर कहता है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ऐसे वर्ड्स या ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइंड है, या भारतीय न्याय संहिता 2023 में डिफाइंड है, तो उन शब्दों का, उन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का मीनिंग वही होगा जो उस एक्ट में डिफाइंड है, एक्ट में या इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है, उसका वही मीनिंग होगा। आइए अब उन डेफिनेशंस को देखते हैं जो सीआरपीसी में डिफाइंड था बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड नहीं था। तो 4 डेफिनेशंस हैं जो बीएनएसएस में डिफाइंड नहीं है बट सीआरपीसी में डिफाइंड थे। वो है इंडिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, प्लीडर, प्रिस्क्राइब्ड। आई रिपीट, इंडिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, प्लीडर, प्रिस्क्राइब्ड। ये 4 डेफिनेशंस ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड नहीं है बट सीआरपीसी में डिफाइंड है। आइए अब उन डेफिनेशंस को देखते हैं जो सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं था बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में न्यूली डिफाइंड किया गया है, न्यूली एडेड किया गया है। तो ऐसे डेफिनेशंस की संख्या है 5 हैं। पहला, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आई रिपीट, ये 5 डेफिनेशन न्यूली एडेड है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा डेफिनेशंस इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे कंसेप्ट, डेफिनेशंस अच्छे से समझ गए होंगे। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।